ये तो एक बार फिर रिपीट हो जाएगा। थोड़ा सा आज का अपन टॉपिक ले लेते हैं। आपको ध्यान होगा कि कल हमने एग्रीमेंट के बारे में बताया था कि पार्टनरशिप में एग्रीमेंट जरूरी होता है। किस किस को ध्यान है एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट जहां पर बिजनेस को करने के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। कोई भी बिजनेस आप करोगे ना, बिजनेस करने से पहले आप में एग्रीमेंट आपके बीच होना बहुत जरूरी है, पार्टनर्स के बीच। ये जो एग्रीमेंट है हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। तरीके से होता है रिटर्न। खुल क्यों नहीं रहा है? यस, ओरल रिटर्न। विच वन इज बेटर? सबको पता है कि ऑलवेज रिटर्न एग्रीमेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या आ जाता है? एविडेंस। अगर आपने अपने एग्रीमेंट को ओरल फॉर्म में रखा है तब तो आपके पास कोई सबूत नहीं है। ओरल का मतलब हमने सिर्फ बातचीत करके डिसाइड कर लिया कि हम प्रॉफिट इतना लेंगे, कैपिटल इतनी लगाएंगे, आईओसी इतना, आईओडी इतना, सिर्फ बातचीत करके हमने डिसाइड कर लिया। लेकिन जैसे ही हमने एग्रीमेंट को एक पेपर पे बकायदा स्टैम्प पेपर लिखा जाता है, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, 200 रुपए के स्टैम्प पेपर देखे होंगे, उसमें ये सारी डीड होती है, सारा एग्रीमेंट लिखा जाता है। जैसे ही आपने एग्रीमेंट को रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ना, वो क्या कहलाती है? डीड। क्या कहलाती है वो? उसको बोलते हैं। काफी हद तक आपको पता होना चाहिए कि एग्रीमेंट कभी एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। कंपल्सरी है बनाना, लेकिन डीड बनाना कंपल्सरी नहीं है। एग्रीमेंट का मतलब है बिजनेस करते टाइम आपस में शर्तें तय करना, रूल्स तय करना, रेगुलेशंस तय करना, ये तो जरूरी होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम अपने एग्रीमेंट को लिखित में दे दें कि लिख के स्टैम्प पेपर पर और सबसे साइन करवाएं, ये जरूरी नहीं है। आपस में रिलेशंस अगर अच्छे हो तो मुंह से बोलकर भी अपन एग्रीमेंट बना सकते हैं। लेकिन सजेशन यही होगा कि बेहतर क्या है? रिटर्न एग्रीमेंट। चाहे कितने भी अच्छे रिलेशन हो, ब्लड रिलेशन क्यों ना हो, एग्रीमेंट रिटर्न होगा तो फ्यूचर में कभी भी डिस्प्यूट नहीं होगा आपस में, कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। जैसे ही हम एग्रीमेंट को रिटर्न फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, वो क्या बन जाती है? एक और बात है, ये भी कल टॉपिक हुआ था। बाय चांस मान के चलो, कभी कभी क्या होता है, बहुत अच्छा रिलेशन होने की वजह से डीड बनाई नहीं पार्टनर्स ने। इफ डीड आर साइलेंट, अगर डीड साइलेंट है, कुछ भी आपस में डिसाइड नहीं किया कि बिजनेस कैसे करेंगे, कौन कितनी कैपिटल लाएगा, इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, सैलरी देनी है कि नहीं देनी है, तो ऐसे में कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? व्हेन डीड आर साइलेंट, विच रूल्स आर एप्लीकेबल? ध्यान है किसी को? यस। तो क्या होगा, सीधे अपन आ जाएंगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एक्ट 1932 पे आ जाएंगे। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स अप्लाई होने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपने डीड नहीं बनाई है तो 4 ऐसे रूल्स है जो आपको मानने ही, चाहे कुछ भी हो जाए। कौन कौन से 4 रूल्स है? सबसे पहला, आपने बिना एग्रीमेंट के बिजनेस स्टार्ट किया है, अब आपकी पनिशमेंट ये है, अगर आप में आपस में कुछ भी डिस्प्यूट हो रहा है तो आपको जो एक्ट लिखे हुए वो मानने पड़ेंगे। सबसे पहला रूल एक्ट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होना चाहिए? इक्वल। सबसे पहला रूल, चाहे आपने कितना भी पैसा लगाया हो तो आपको मिलेगा। सेकंड रूल, किसी भी पार्टनर को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। यानी आप ये सोचो कि आपने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा? नहीं मिलेगा। ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन राइट्स लिया जाएगा। मींस नो आईओसी, नो आईओडी। पहला रूल क्या था? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल। सेकंड रूल क्या है? नो आईओसी, नो आईओडी। थर्ड रूल होता है, इफ एनी पार्टनर गिव लोन टू द फर्म, ही गेट 6% इंटरेस्ट ऑन हिज लोन। अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसे उसके लोन पर कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 6% इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये चार्ज होता है। चार्ज का मतलब है देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे फर्म को लॉस भी हो ना तो उसको उसके पार्टनर के लोन पर ब्याज तो देना ही पड़ेगा, चाहे फर्म को क्या हो जाए, लॉस हो जाए। चौथा पॉइंट एक और बताया था, नो सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेमुनरेशन। अगर कोई पार्टनर पार्टनर बनने के अलावा एक्स्ट्रा काम करता है, वो हमारे बिजनेस में एज अ मैनेजर काम करता है
वो हमारे बिजनेस में ऐसे सेल्समैन काम करता है तो किसी भी चीज का क्लेम नहीं कर सकता। मैनेजर ये नहीं बोलेगा मुझे सैलरी भी दो, सेल्समैन ये नहीं बोलेगा कि मुझे मेरा कमीशन भी दो। किसी को किसी तरीके का सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। इज दैट क्लियर नाउ? तो कौन कौन से चार एप्लीकेबल होते हैं व्हेन डीड आर साइलेंट? रिपीट करेंगे। फर्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, सेकेंड इज नो आईओसी नो आईओडी, थर्ड इज 6% इंटरेस्ट ऑन हिज लोन, एंड फोर्थ इज नो सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्युनरेशन। एक चीज ध्यान रखना, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है उस पर तो पार्टनर को 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर फर्म पार्टनर को लोन दिया है तो मान के चलो फर्म के पास एक्स्ट्रा पैसे था, किसी पार्टनर को लोन दे दिया फर्म ने, फर्म उसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। इंटरेस्ट देगा जरूर, पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा लेकिन लिया नहीं जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन लिया नहीं जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा। कितना देंगे अपन? 6%। यानी कोई भी फर्म इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव नहीं करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। अच्छा, रिसीव कब किया जाता है इंटरेस्ट ऑन लोन? जब फर्म ने किसी को लोन दे रखा हो। अगर फर्म किसी पार्टनर को लोन दे रही है तो वो उससे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, डीड आर साइलेंट। लेकिन अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो फर्म पार्टनर को कितना % इंटरेस्ट देगी? 6%। यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्लियर? अब डीड वाली बात कल पढ़ी थी अपन, जैसे कि डीड साइलेंट हो तो कौन से रूल्स अप्लीकेबल है। आपके पास दो चीजें हैं, एक है आपके सामने पार्टनरशिप डीड, दूसरा है आपके सामने पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये दोनों सामने है। मान के चलो दो पार्टनर, तीन पार्टनर से ए, बी और सी, ठीक है, मान के चलते तीन पार्टनर है। तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर annum लेंगे, यानी जितना जितना हमने पैसा लगाया उसका 10% हमको इंटरेस्ट मिलेगा। तीनों ने डिसाइड किया कि हम लोग सैलरी है ना 5,000 पर मंथ ले लेंगे बिजनेस से, डिसाइड कर लिया। तीनों ने डिसाइड कर लिया कि हम लोग कमीशन देंगे 5% ऑन सेल, यानी जितनी भी सेल करेंगे उसका 5% कमीशन ले लेंगे। तीनों इन्होंने डिसाइड कर लिया है, डीड में लिखा हुआ है। लेकिन डीड में ये नहीं लिखा हुआ है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ये नहीं लिखा हुआ है डीड में। तो डीड में ये तो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट 10% देना है, सैलरी इतनी देनी है, कमीशन इतना देना है, लेकिन डीड साइलेंट किसके बारे में है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अब क्या हो रहा है, एबीसी क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहा है भाई मुझे तो जैसे 10,000 का प्रॉफिट हुआ है ना बिजनेस में, 5,000 मुझे दे दो, 3,000 बी को दे दो, सी को 2,000 दे दो, 3 8 और 2 कितने होते हैं? 10,000। मान के चलो बिजनेस में 10,000 का प्रॉफिट हुआ। इस प्रॉफिट में ए ने क्या बोला? मुझे कितने दे दो? 5,000। बी ने क्या बोला? मुझे कितने दे दो? 3,000। सी ने क्या बोला? मुझे कितने दे दो? 2,000। ए सबसे ज्यादा ले रहा है, बी और सी बोल रहे हैं होगा ही नहीं ऐसा, बिल्कुल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? आपने कभी बोला था क्या? आपने जब डीड बनाई थी उसमें लिखा ही नहीं है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, तो हम तुम्हें सबसे ज्यादा क्यों दें? तो ऐसी कंडीशन में पता है क्या होता है, फर्म में क्या होता है, थोड़े रेपुटेटेड लोग होते हैं, आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं होगा। बकायदा ये लोग अपना प्रॉब्लम लेके कोर्ट के पास जाते हैं। कोर्ट में वो बोलते हैं, सबसे पहले जैसे जज के सामने पेश होंगे ना, जज बोलता है डीड दिखाओ तुम्हारी, डीड दिखाएगा। अब डीड में इंटरेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, सैलरी के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन कमीशन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन प्रॉफिट के बारे में नहीं लिखा हुआ है। तो व्हेन डीड आर साइलेंट, मैंने बताया था 4 रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, तो जिसके बारे में डीड साइलेंट हो, डीड प्रॉफिट के बारे में साइलेंट है, तो सीधे जज क्या बोलेगा? फिर तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो रूल्स लिखे हुए हैं वो हमको देखने पड़ेंगे। सीधे अपने बुक के पन्ने पलटाएंगे, आपको पता है ना कोर्ट में बहुत मोटी मोटी बुक्स रखी रहती है, सीधे पन्ने पलटाएंगे, देखेंगे कि एक्ट क्या बोल रहा है। एक्ट बोल रहा है कि अगर डीड साइलेंट है तो इनको प्रॉफिट कैसे बांटना है? बराबर बराबर बांटना। तो ये होता है का सहारा लेना पड़ता है। एक्ट का सहारा हमें तब लेना पड़ता है जब किसी भी बारे में डीड साइलेंट हो। अगर प्रॉफिट के बारे में भी रखा होता तो की जरूरत ही नहीं एप्लीकेबल होते हैं व्हेन डीड आर साइलेंट। क्लियर है सब कुछ? यहां तक क्लियर है?
हटा देंगे, सब कुछ लिखवाएंगे बेटा आपको, एक एक चीज आपको सब कल से अपन लिखना स्टार्ट करेंगे, नोट्स कॉपी सब लेकर आना। एक नया अकाउंट पढ़ोगे इस बार 12th में, 11th तक आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा, बैलेंस शीट भी पढ़ ली, नया अकाउंट आप लोग पढ़ोगे दैट इज प्रॉफिट अकाउंट। नया नया अकाउंट आ गया, पीएनएल एप्लीकेशन। कभी नाम सुना है इससे पहले? सुना होगा लेकिन पता नहीं होगा कि क्या होता है। अगर पता भी होगा तो उनको पता होगा जिन्होंने थोड़े दिनों से क्लास अपनी अटेंड कर रखी है, क्लासेस जिनकी स्टार्ट हो चुकी है, उनको थोड़ा बहुत सुना होगा क्या होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसको स्टार्ट होने से पहले ना एक चीज, तो एक एग्जाम्पल बता देते हैं, सुनना, एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। कौन कौन यहाँ पे बैठे हो जो बिजनेस करना चाह रहे हो भाई? जॉब कौन करेगा, बिजनेस कौन करेगा? कोई है जो बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है? कोई नहीं, सब नौकरी करोगे। और रुद्राक्ष करेगा बिजनेस, वेरी गुड। चलो एक रुद्राक्ष आ गया। गर्ल्स, रुद्राक्ष के बाद गर्ल्स में से कोई बिजनेस? बॉयज सब नौकरी वाले हो क्या? जतिन नौकरी करोगे? विहान, जय नौकरी, मयंक नौकरी, सी नौकरी, नौकरी करते हैं ना? नौकरी करते हैं, हाँ नौकर नहीं बोलना चाहिए, नौकरी करते हैं सीए। और कोई मान के चलो लावेश, हाँ ना, हाँ ना, लावेश और विहान का नाम लिख देते हैं, ठीक है? रुद्राक्ष, लावेश और विहान, इन तीनों ने मिलकर सोचा भाई ऐसा करते हैं हम लोग तीनों ना एक बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? लावेश और विहान ये दोनों रुद्र को बोल रहे हैं, रुद्राक्ष को बोल रहे हैं भाई ऐसा है, तू तो बड़ा पैसे वाला है, तू तो पैसा लगा देगा लेकिन हम पैसा नहीं लगा पाएंगे। कोई बात नहीं, अपन तीनों बहुत अच्छे दोस्त है, ऐसा करते हैं मैं ज्यादा पैसा लगाऊंगा, मैं 10 लाख रुपए लगाऊंगा। लावेश को बोल रहे हैं तू भी दे दे से बिजनेस स्टार्ट किया, सबसे ज्यादा पैसा किसने लगाया? रुद्राक्ष ने, उसके पास पैसा था खूब सारा, उसने लगा दिया पैसा। आपस में कोई भी एग्रीमेंट नहीं बनाया, कुछ भी नहीं बनाया, बहुत अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं, मरने खपने के लिए चाहते हैं लोग, कुछ भी इन्होंने एग्रीमेंट नहीं किया। क्या किया? बिजनेस स्टार्ट कर दिया। चलो भाई 3-4 महीने बिजनेस बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला। बिजनेस जब फ्लो में आने लग गया ना, प्रॉफिट ज्यादा होने लग गया, ये थोड़ा सा रुद्राक्ष लगा गया। रुद्राक्ष ने बोला खूब सारा पैसा लगा रखा है, घूमने चला गया, आता ही नहीं है 10 दिन बिजनेस में, 15-15 दिन घर रहता है, घर पे बैठ जाता है, सो जाता है। ये रेगुलर रेगुलर 10 बजे आ जाते हैं, रात को 10 बजे तक जाते हैं, अपना पूरा करते हैं। लवेश क्या करता है? लवेश पार्टनर होने के अलावा एज ए मैनेजर भी काम कर रहा है, और विहान के अलावा एज ए सेल्समैन भी काम कर रहे हैं। सोचो कि पार्टनर ये दोनों कर रहे हैं, पार्टनर तो है, साथ में सेल्समैन और मैनेजर भी काम कर रहे हैं, लेकिन रुद्राक्ष क्या कर रहा है? घर पे सोया हुआ है। रुद्राक्ष आराम कर रहा है बिल्कुल भी। एक दिन ये दोनों मिले, लंच कर रहे थे, दोनों मिले, दोनों ने आपस में दुख भरी बातें एक दूसरे से शेयर करी। भैया जब वो भी पार्टनर है, मैं भी पार्टनर, इसने बोला, आदेश को बोला भाई तू टेंशन मत कर, उसने पैसा ज्यादा लगा, तो पैसा ज्यादा लगा तो क्या हुआ? मैं भी तो मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, ऐसे तो मुझे सैलरी एक्स्ट्रा, मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा तो मैं भी तो सेल्समैन ही कर रहा हूँ, मुझे कमीशन दे दो मेरी सेल पर। ऐसे करके इन दोनों ने बोला अच्छा एक काम करते हैं, हम क्यों आपस में झगड़ रहे हैं, आने दो रुद्राक्ष को, 10 दिन में से बात करते हैं, रुद्राक्ष से बात करते हैं, ठीक है? आया रुद्राक्ष, आराम से 5-6 दिन के बाद ये दोनों बिल्कुल बने अपने दोस्त से थोड़ा बात करते हैं। उसने बोला रुद्राक्ष को, तरीके से बात करते हैं भाई, बिजनेस में से लड़ाई नहीं होता है। बैठे टेबल पे चाय वाय मंगवाई,
ऐसा तो देख, तूने क्या बोला था कि तू हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तुम दोनों भले ही कम पैसा लगाओ, लेकिन तूने बोला था ना कि हम लोग अच्छे से काम करेंगे, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी। बोला देख, ऐसा है कि हम चाहते, तू जो कर रहा है करता है, हम भी चाहते हैं कि मैं मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ ना, मुझे सैलरी दे दे, प्रॉफिट के अलावा मुझे सैलरी मिलनी चाहिए। विहान कमीशन मिलना चाहिए प्रॉफिट के अलावा। रुद्राक्ष बोलता है अच्छा, बड़े शान हो तुम लोग, तेरे को सैलरी चाहिए, तेरे को कमीशन चाहिए, मैंने जितना सारा पैसा लगाया मुझे भी मेरे कैपिटल। इस तरीके के, जैसे ही इस तरीके के वाद विवाद, इस तरीके का डिस्प्यूट होने लग गया ना, तो इन्होंने क्या किया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने लग गए। पीएनएल, आप लोग जो 11th में पीएनएल अकाउंट बनाते थे, क्या निकाल देते थे, नेट प्रॉफिट छोड़ देते थे। लेकिन चला कि नेट प्रॉफिट के अलावा बहुत सी चीजें जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जो खर्चे कॉमन है वो तो हम लिख बैठे हैं, लेकिन जो खर्चे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं ना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कौन सा अकाउंट बनाना स्टार्ट कर दिया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यानी पीएनएल अकाउंट के बाद स्टार्ट होता है कौन सा अकाउंट बनना, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। पीएनएल के बाद शुरुआत होती है पीएनएल एप्रोप्रिएशन की। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में क्या लिखा जाता है ये ध्यान रखना, किस कौन से अकाउंट के बाद होता है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या चीजें लिखी जाती है, जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिनके हकदार पार्टनर्स होते हैं, वो चीजें यहां पे लिखी जाएगी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। पीएनएल अकाउंट से हमने क्या निकाला, पहले क्या होता था, जितना भी नेट प्रॉफिट है ना, पार्टनर्स आपस में बांट देते थे, लेके जाते थे घर। अब बांटने से पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा, सैलरी देनी पड़ेगी, कमीशन देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेना पड़ेगा, सारी चीजें करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने प्रॉफिट को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, बांटोगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के पीछे की कहानी पता चली क्या है, कब बनना स्टार्ट हुआ पीएनएल एप्रोप्रिएशन, जब आपस में इनके डिस्प्यूट होना स्टार्ट हुआ, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन स्टार्ट हो गया अपना। क्लियर है यहां तक। पीएनएल अकाउंट से हम लोग क्या फाइंड आउट करते थे 11th में, जो पीएनएल अकाउंट बनाते थे उससे, लेकिन नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हम कौन से अकाउंट में करने लग गए, तीन चीजें कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखी जाती, ध्यान रखना, तीन चीजें कभी भी पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखी जाती। वो कौन कौन सी होती है, सबसे पहली चीज मैनेजर कमीशन, पहली चीज कौन सी, दूसरी इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सी, तीसरी रेंट, रेंट पेड। कभी भी कहीं पर भी तीनों चीजें दिख जाए ना, आप समझ जाना कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि तीनों की तीनों चीजें चार्ज होती है। चार्ज का मतलब है देना ही देना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जो चीजें चार्ज होती है ना, वो हमेशा पीएनएल अकाउंट में लिखी जाती है। कौन सी तीन चीजें कभी भी एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखोगे, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर कमीशन। कहीं पर भी दिख जाए तो सीधे हमको कहां पर लिखनी है, पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में कभी भी नहीं लिखते हैं उसको। पीएनएल एप्रोप्रिएशन की शुरुआत हमेशा नेट प्रॉफिट से की जाती है। वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन सिखा रहे हैं कि किस तरीके से बनता है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैसे बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ध्यान रखना फॉर्मेट का, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग जरूर लिखना है, फॉर द ईयर एंडिंग, साल में एक बार बनेगा और साल के आखिरी में बनेगा। यस, ये अकाउंट बन गया। शुरुआत कहां से करें, इससे पहले हमने कौन सा अकाउंट बना रखा है, उस पीएनएल अकाउंट से क्या फाइंड आउट किया था हमने, नेट प्रॉफिट। वेरी फर्स्ट उस नेट प्रॉफिट को यहां ट्रांसफर करना, बाय पीएनएल, ब्रैकेट में लिख देना नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये नेट प्रॉफिट लिख दिया। ठीक, ये उस बिजनेस की बात हो रही है जहां पे तीन पार्टनर्स हैं। इसने 50,000 रुपए कैपिटल लगाई थी, इसने 30,000 इंट्रोड्यूस किए थे, इसने कितने किए थे, 20,000। सबसे पहले बिजनेस में ये प्रोविजन है कि पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे 10% इंटरेस्ट दिया जाए। तो पहले पहले यहां पर क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
डायरेक्ट उस प्रॉफिट को खर्चे सारे दे दो उनको, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को, बी और सी, तीनों को मिलेगा। इस 10% आईओसी देना है अपन को। 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000। 30,000 का 10%, 20,000 का 10%, 2,000। और मान के चलो एक हम अज्यूम करते हैं कि इनका जो प्रॉफिट था वो था 50,000। 50,000 में से इन्होंने कितना आईओसी बांट दिया? 10,000 दे दिया। फिर सेकेंड है सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करनी है। सैलरी सिर्फ दो को देनी है, ए को और बी को। ए इज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल। सैलरी के लिए बोला है 500 पर मंथ दे दो सैलरी, पर मंथ हो, और कभी कभी ईयरली सैलरी दे रखी होती है, बोलते कि सैलरी 60,000 ईयरली देनी है, फिर तो हम उतना का उतना लिखेंगे। अगर पर मंथ दे रखा हो तो 10 से मल्टीप्लाई करना, तो 500 इंटू 12 कितने? 6,000 इसको मिल जाएगी, 6,000 इसको मिल जाएगी, टोटल कितनी सैलरी मिल गई? 12,000। क्लियर है यहां तक? प्रॉफिट में से पहले इसको इंटरेस्ट दे दिया, इसको सैलरी दे दी, ए और बी को ही देनी है। क्वेश्चन ने बोल रखा है, हम बता रहे क्वेश्चन में से बोल। और कमीशन बोला है सिर्फ सी को देना है, सी गेट कमीशन ₹10,000। सी को बोले 10,000 कमीशन, ए और बी को कमीशन नहीं मिल रहा है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है हर चीज सबको दी जाए, इंटरेस्ट सिर्फ सबको दिया जाता है, बाकी सैलरी कमीशन जो जितना काम करेगा उसी को दिया जाएगा, हर किसी को नहीं मिलता है। यहां पर अपन लिख देंगे कमीशन। कमीशन भी किसको देना है अपन को? सिर्फ सी को। और सी को कितना कमीशन लेने के लिए बोला उन्होंने? 10,000। ईयरली बोल दिया, मंथली नहीं बोला है, 10,000 है। ठीक है। अब ये बताओ कि तुम्हारे पास प्रॉफिट कितना था? 50,000। 50,000 में से आपने इंटरेस्ट कितना डिस्ट्रीब्यूट कर लिया? 10,000। बचे कितने? 40। 40 में से आपने 12,000 की सैलरी दे दी, बचे कितने? 28। 28,000 में से आपने 10,000 का कमीशन दे दिया, बचे कितने? 18,000 बचे। और फिर ये समझदार बिजनेसमैन क्या करता है, जो जितनी भी बचत होती है ना सारी नहीं बांटते, कुछ पैसा गुल्लक में जमा करके रख देते हैं, यानी कुछ रिजर्व्स बना के रख देते हैं। तो अपन कुछ पैसा किसमें ट्रांसफर कर देंगे? ट्रांसफर टू रिजर्व। अब रिजर्व में जो डिविजिबल प्रॉफिट है, बचे हुए पैसे का 10%, बचा हुआ पैसा कितना है? 18,000। 18,000 का 10% कितना होता है? 1,800। ये हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया। जो बचेगा वो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, जो कि पार्टनर्स आपस में बांट के अपने अपने घर चले जाएंगे। तब जाके प्रॉफिट बटेगा, जब सारे के सारे खर्चे, ईच एंड एवरीथिंग हमने सब दे दिया उनको। जो भी बचेगा वो P&L और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सपोज ये कितने बच रहे हैं आप यहां तक? तो 18,000 में से 1,800 तो 16,200 का प्रॉफिट है। और वो अगर 3 जनों में बांट देते हैं तो देखना जितना जितना ही बटे, मन से लिखवाया तो हो सकता है पॉइंट्स में आ जाए, लेकिन अपन तीनों में इक्वल इक्वल बांट देंगे। ठीक है। 54 54 54, हाँ तो 5400 5400 और 5400 डिस्ट्रीब्यूट। तो ये होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो कि कौन बनाता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट? हमेशा फर्म। फर्म बताती है कि हमें पार्टनर्स को ये खर्चे देने हैं, और जो बचा है वो क्या करेंगे? आपस में डिस्ट्रीब्यूट। उस दिन मैंने सिखाया था आपको, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है और एक होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ये अकाउंटिंग हो रही है। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से फर्म अलग होता है या पार्टनर्स अलग होते हैं? फर्म अलग है और पार्टनर्स अलग है। फर्म ने P&L एप्लीकेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो अभी सीखेंगे अपन। फर्म ने क्या बना लिया? P&L एप्लीकेशन अकाउंट। पार्टनर्स कौन सा अकाउंट बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे पार्टनर्स। तो एप्लीकेशन का फॉर्मेट सबको याद, उसी टाइम पे याद भी करते चलो। सबसे पहली चीज पता होनी चाहिए कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनता है? P&L अकाउंट के बाद। P&L अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट आया, वेरी फर्स्ट पहले उसको ट्रांसफर करो। ट्रांसफर करने के बाद हमने कौन कौन से एक्सपेंसेस लेस करने? उसमें से फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड इज सैलरी, थर्ड इज, फोर्थ इज ट्रांसफर टू रिजर्व। ये सारी चीजें जरूरी नहीं हर क्वेश्चन में सब कुछ दे रखा हो। किसी क्वेश्चन में सिर्फ आईओसी और सैलरी होता है, किसी क्वेश्चन में सिर्फ आईओसी और कमीशन होता है, सैलरी कमीशन नहीं हो, सिर्फ आईओसी भी हो सकता है। सारा क्वेश्चन में सब मेंशन होगा। हमने तो आपको कंप्लीट फॉर्मेट बताया कि ये चीजें लिखी जा सकती है।
एक और चीज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दिया जाता है इसलिए यहां लिखेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कंपनी क्या करती है, फर्म क्या करती है, वसूल करती है, वो क्रेडिट साइड आता है। क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कंपनी के लिए क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट क्रेडिट में लिखे जाते हैं, लॉसेस कहां लिखे जाते हैं, लॉसेस और एक्सपेंसेस कहां लिखे जाते हैं, डेबिट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ जाए तो उसको क्रेडिट साइड लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड सीज कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन ने लिख लिया पे, ठीक है। 2 मिनट के अंदर अभी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को क्लियर करेंगे। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके बाद बनेगा, पी एंड एल के बाद। सबसे पहले पी एंड एल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकला वो एप्रोप्रिएशन के किस साइड ट्रांसफर होगा, कौन कौन से एक्सपेंसेस लेस होंगे, फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकेंड इज, थर्ड इज, फोर्थ इज ट्रांसफर टू रिजर्व। क्रेडिट साइड एक और इनकम लिखेंगे, दैट इज, फिर जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट होगा, सारे खर्चे काटने के बाद जो बचेगा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कौन से रेशो में, जरूरी नहीं इक्वल, जो गिवन होगा रेशो। तो इसमें गिवन था, मान के चलो क्वेश्चन में जितना गिवन है 5:3:2 दे रखा हो 3:2 के रेशो में, 1:1:1 दे रखा हो तो 1 के रेशो में, जो भी रेशो गिवन हो उस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। कौन सा अकाउंट, कौन सी चीज डिस्ट्रीब्यूट होती है, डिविजिबल प्रॉफिट। जो लास्ट में बचता है उसे क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं उसको, इसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट। आपको पता है बहुत बार क्वेश्चन में दे रखा होता है कि नेट प्रॉफिट का 10% जर्नलिज्म में ट्रांसफर करो, तो बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं। आप लोग एकदम से उसकी लैंग्वेज को पकड़ा करो। अगर वो बोलता है कि नेट का 10%, तो फिर तो 50,000 का 10% कितना होगा, 5,000 ट्रांसफर होगा। लेकिन अगर इसने बोला है कि 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करो, तब आप ये करोगे 1,800 रुपए। अगर उसने नेट प्रॉफिट का 10% बोला, 50,000 का 10%, समझ रहे हो मेरी बात, समझ रहे हो ना। तो देखा क्वेश्चन में वो लैंग्वेज बता देगा, क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा आपको समझ में आता जाएगा। फिलहाल फॉर्मेट आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखा। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन रेडी करता है, फॉर्म कौन करता है। इसके बाद एप्रोप्रिएशन के बाद बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की। किसकी बारी आती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितनी भी चीजें फर्म के लिए खर्चा होती है ना, ये सब पार्टनर्स के लिए इनकम है, सारी की सारी चीजें पार्टनर्स के लिए इनकम है। कैसे इनकम है ये बता रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे तैयार होता है। देखो, एप्रोप्रिएशन अकाउंट अभी तुम लोगों ने बताया फर्म बनाती है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, पार्टनर्स बनाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों, फर्म अपने अलग खाते बना रही है, पार्टनर्स अपने अलग खाते बना रहे हैं। देख लो किस तरीके से बनता है पार्टनर्स। अच्छा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले एक चीज बता दें, डे 1 पे भी डिस्कस किया था अपन ने इसके बारे में। कैपिटल, बिजनेस में कैपिटल 2 तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है, कौन कौन से 2 तरीके की कैपिटल होती है, एक होती है फिक्स्ड कैपिटल, दूसरी होती है फ्लक्चुएटिंग। फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। जैसे नाम से पता चल रहा है कि जब भी आपको बोले ना क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड से करो, तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। 2 कौन कौन से, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको कैपिटल अकाउंट, दूसरा अकाउंट पड़ेगा आपको करंट अकाउंट। लेकिन अगर आपको बोलते हैं क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग मेथड से करो, तब आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। सिर्फ कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है अपन को कि कैपिटल 2 मेथड से रेडी होगी, 2 मेथड से आप कैपिटल के क्वेश्चन करोगे। एक कौन सा मेथड होगा, फिक्स्ड, दूसरा कौन सा होगा, अगर हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड अप्लाई कर रहे हैं, नाम से पता चला फिक्स्ड, तो आपको 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। कौन कौन से, अगर फ्लक्चुएटिंग मेथड अप्लाई कर रहे हैं तो, अब देखो मान के चलो अपन फिक्स्ड मेथड अप्लाई कर रहे हैं, फिक्स्ड मेथड, इसमें एक अकाउंट बनेगा किसका, कैपिटल अकाउंट। एक पार्टनर है ए, दूसरा बी, तीसरा
सी, अगेन पर्टिकुलर ए बी एंड सी, ठीक है, ए बी एंड सी, ए बी सी। ये कैपिटल अगर फिक्स्ड है तो हमने दो अकाउंट बनाने हैं, कैपिटल अकाउंट और दूसरा कौन सा अकाउंट बनाना है, करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सेम, ए बी एंड सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। ये जो कॉलम है ये किस चीज का है, पर्टिकुलर्स का। अब आपके दिमाग में एक चीज होनी चाहिए कि दो दो अकाउंट क्यों बना रहे हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन बनाता है, पार्टनर्स तैयार करते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स में जितनी जितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी ना वो पहले लिख लो। बाय बैलेंस बीडी, ए ने लगाए थे 50,000, इसने लगाए 30,000, इसने इंट्रोड्यूस कितने किए 20,000। हमें कैपिटल को फिक्स रखना है। फिक्स रखने का मतलब है कि जितनी शुरू में है उतनी लास्ट में दिखानी है, इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। इसलिए हमने कैपिटल अकाउंट में सिर्फ इनकी कैपिटल लिख के छोड़ दिया। क्या ऐसा हो सकता है क्या, एक बिजनेस में एक पर्सन आया, उसने 50,000 रुपए लगाए और आखिरी तक उसके 50,000 रहेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? कैपिटल तो बढ़ेगी भी कम भी। कैसे? सामने वाला जब बिजनेस में आया है तो उसने कमाया होगा, कुछ तो उसको प्रॉफिट मिला होगा, कुछ तो उसको इंटरेस्ट मिला होगा, उसको सैलरी मिली होगी, कमीशन मिली होगी, कैपिटल तो बदल ही। उसको अगर इंटरेस्ट मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, कमीशन मिल रहा है, तो वो आप कहां पर लिखोगे, करंट अकाउंट में। मान के चलो इन तीनों पार्टनर्स को आईओसी मिला, इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला। कितना इंटरेस्ट मिला इसको, 5,000। 10% की बात कर रहे हैं अपन। 50,000 का 10% कितना होता है, 30,000 का 10%, 20,000 का 10%। दूसरी चीज, इनको मान के चलो मयंक, सैलरी मिल रही है, सैलरी तीनों को 2-2 हजार मिल रही है। मान के चलो इनको कमीशन मिल रहा है, 1,000 का कमीशन मिल रहा है मान के चलो, ठीक है। अब टोटल मिलकर के जो भी इन्होंने कमाया से, अगर तो इस साइड लिखो डेबिट साइड, ड्राइंग्स इसकी है, तीनों की 500 की ड्राइंग्स है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 100 रुपीस। ए ने बिजनेस में कमाया कितना, 5,000 से इंटरेस्ट मिला, 2,000 की सैलरी मिली, 1,000 का कमीशन मिला। कितना कमाया उसने, 8,000 अर्न किया, और उसे लौटाना कितना है, 600 रुपए। 8,000 में से 600 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, तो लास्ट में जो बैलेंस बचेगा, बैलेंस सीडी कितना बचेगा, 7,400। ए का क्लियर हो गया बैलेंस। सेम बी ने बिजनेस में कितना कमाया, 3, 4, 5 और 6,000। 6,000 में से कमाया है और उसे लौटाना कितना, 600। 6,000 में से 600 माइनस करेंगे तो कितना बचे, 5,400 का बैलेंस। सी ने कितना कमाया बिजनेस में, 5,000, और उसे लौटाना कितना है, 600। 5,000 में से 600 लौटा, 600 लौटा दो, कितने बचेंगे, 4,400। अगर मैं ये सारी चीजें इस एक ही अकाउंट में लिख लेती तो क्या इनकी कैपिटल बदल नहीं जाती क्या? इनकी अभी फिक्स्ड, कभी भी आप फिक्स मेथड अप्लाई करोगे ना तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखना, बाकी पार्टनर को जो भी कुछ मिल रहा है ना वो सब कुछ लिखने के लिए कौन सा अकाउंट तैयार करना है, करंट। अभी कैपिटल फिक्स रखनी है ना, तो लास्ट में भी जब आप इसका बैलेंस निकालोगे ना, बैलेंस सीडी, तो ए का कितना रहेगा 50, बी का कितना रहेगा 30, सी का कितना रहेगा 20। कैपिटल में कोई भी चेंज हमने नहीं किया। अगर कैपिटल को फिक्स्ड रखना है तो हमको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट, दूसरा कौन सा, करंट। क्योंकि पार्टनर को कैपिटल के अलावा जो भी चीजें देनी है ना वो सब रिकॉर्ड करने के लिए आपको कौन सा अकाउंट बनाने की जरूरत है, करंट अकाउंट। कैपिटल फ्लक्चुएट रखो, हमको नहीं बनाने अलग फिक्स्ड और करंट और कैपिटल अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएट रखनी है तब तो हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, वो कौन सा होगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। इसमें सारी चीजें लिखोगे, ये देखो ए बी एंड सी, अगेन ए बी एंड सी। सबसे पहले हमने क्या किया, इनकी कैपिटल लिख दी, ये लिखा बाय बैलेंस बीडी। कितनी कितनी कैपिटल है, 50, 30 एंड 20। अब थोड़ी टाइम के बाद इनको इंटरेस्ट मिला, कितना कितना इंटरेस्ट दिया है देख के बताओ, उसने कितना लिखा है, 5,000, 3,000 एंड 2,000। इंटरेस्ट के बाद क्या दिया हमने, सैलरी। कितनी कितनी सैलरी मिली,
2000 एंड कमीशन भी दिया है क्या? कितना कितना? 500। अच्छा, तीनों को 1000 एंड 1000। देन ड्रॉइंग्स है तीनों की। ड्रॉइंग्स कितनी कितनी लिखी थी मैंने? 500। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना? 100 एंड 100। अगर मैंने कैपिटल के साथ ही सारी चीजें लिखी तब सारे पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी? फ्लक्चुएट हो जाएगी। अगर वो बोलता है आपसे कि कैपिटल को फ्लक्चुएट रहने दो, तब तो आप सिर्फ एक ही अकाउंट बनाओगे और सब कुछ उसमें लिखोगे। अब इसकी कैपिटल कैसे चेंज होगी? देखो, ए ने शुरुआत में कितने लगे पैसे? 50,000। 50,000 लगा, फिर उसने इतना सारा कमाया तो उसकी कैपिटल बढ़ के कितनी हो गई? 58,000 हो गई उसकी कैपिटल बढ़ के। 58,000 में से उसने 600 देने, फॉर्म को देके जाएगा। कितना बैलेंस बच जाएगा? 57,400। ये 58,000। बी ने कितने कमाए? 36,000। 36,000 और ई और उसको लौटाने कितने? 600। 36,000 माइनस 600 कितने होते हैं? कितने? 35,400। सी ने कितने अर्न किए? 25,000। 25,000 में से 600 माइनस करेंगे, कितने बचेंगे? 4,400। तो समझ आया, अगर हम एक ही अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर की कैपिटल चेंज हो जाती है, फ्लक्चुएट हो जाती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि नहीं कैपिटल को फिक्स्ड रखना है, अगर आपको कैपिटल को फिक्स्ड रखना है तो आप दो अकाउंट बनाओ। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल लिखेंगे और बाकी सारी चीजें जो पार्टनर को मिलने वाली है वो कौन से अकाउंट में लिख लेंगे? अपन करंट अकाउंट में। आया समझ? फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग क्या होता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्म बना रहा था, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कौन बना रहा है? पार्टनर्स बना रहे हैं। एक चीज नोटिस करना, जो जो चीजें पीएनएल एप्रोप्रिएशन के आप डेबिट में लिख रहे थे ना, डेबिट में क्या क्या लिख रहे थे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वो सारी चीजें पार्टनर्स में क्रेडिट होती है। जो चीजें फर्म का रिजर्व कभी नहीं लिखा जाता। रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, राइट? रिजर्व्स कभी भी ना तो कैपिटल अकाउंट में कैपिटल में लिखोगे ना करंट में लिखोगे, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो जो चीजें पार्टनर को मिलनी होती है ना वही लिखी जाती है। रिजर्व तो सबकी कॉमन लेके जो कॉमन चीजें होती है ना वो बैलेंस शीट में जाती है सीधे, वो कभी भी पर्टिकुलर पार्टनर को नहीं मिलेगी। तो पीएनएल एप्लीकेशन के डेबिट में जो चीजें लिखोगे वो सारी की सारी कहाँ आएगी? कैपिटल के क्रेडिट में। ठीक है। एक चीज मैंने कल और बताई थी कि एमसीक्यू में बिफोर लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था कि जब कैपिटल फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें लिखी जाती है? तो बच्चों ने लिखा था सिर्फ कैपिटल के बैलेंसेस। इसके अलावा दो चीजें और हैं जो इसमें लिखी जाती है। कौन सी? ध्यान है? एग्जैक्टली, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ। यानी कैपिटल के बारे में अगर ये दो चीजें आ जाए, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉ अगर आ जाए, है तो कैपिटल का एडजस्टमेंट ना, वो कैपिटल अकाउंट में लिखा जाता है। मान के चलो ए बी सी ने 1 तारीख को तो इतना इतना पैसा लगाया, थोड़ी टाइम के बाद बी ने 10,000 रुपए और इंट्रोड्यूस किए, वो भी इधर आता है। थोड़ी टाइम के बाद सी ने 1,000 रुपए निकाले पर्सनल यूज के लिए नहीं, ड्राइंग से करोगे तब तो आप इधर लिखो। कैपिटल विड्रॉ करना और ड्राइंग्स दोनों में डिफरेंस होता है। ड्राइंग्स तो वो होती है आप बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए चीजें निकालते हो, लेकिन कैपिटल विड्रॉ क्या होती है कि बिजनेस में जरूरत से ज्यादा पैसा है, फिलहाल थोड़ा निकाल के साइड से रखते हैं, जरूरत पड़ेगी तो फिर से लगा लेंगे। तो यहां पर ये चीजें क्लियर है तुम्हें? कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग कैपिटल के अलावा क्या क्या चीजें और आती है? एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन। क्लियर? फिक्स्ड कैपिटल के मेथड दो होते हैं, एक कौन सा? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा फ्लक्चुएटिंग। अगर आप कैपिटल का फिक्स्ड मेथड अप्लाई करते हो तो कौन से दो? फ्लक्चुएटिंग मेथड अप्लाई करते हो तो जब फिक्स्ड मेथड अप्लाई करते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा जाता है? सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल, और कैपिटल के अलावा एडिशनल कैपिटल, और इसके अलावा बाकी जितनी भी चीजें पार्टनर्स को मिलेगी लाइक सैलरी, कमीशन, बोनस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वो सब कहां लिखेंगे? करंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएट है तब तो एक ही अकाउंट में सारी की सारी चीजें लिख लो।
जी एक अकाउंट में लिखिए और बात खत्म हो गई। हो गया क्लियर यहाँ तक? आज जो भी पूरा पीएनएल एप्लीकेशन के पीछे की कहानी कि क्यों बनना शुरू हुआ, किसके बाद पीएनएल एप्लीकेशन बनता है, कैपिटल कौन कौन से होते हैं, सब क्लियर है। कल अपन एक नए टॉपिक पे डिस्कस करेंगे सफिशिएंट और इनसफिशिएंट प्रॉफिट क्या होता है ना। आज पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एक्ट दोनों के बारे में बताया कि डीड, जब डीड में कोई चीज नहीं लिखी जाती है तो किसके रूल्स फॉलो होते हैं, पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स फॉलो होते हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू सो मच।